पृथ्वी हमारा होम प्लेनेट है और हम इस पर हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हमने सौरमंडल के दूसरे ग्रहों को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया है। हम वहां जा तो नहीं सकते, लेकिन वहां जाने का एक एक्सपीरियंस जरूर ले सकते हैं। आज वैज्ञानिकों के पास हर ग्रह से जुड़ी वह इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसमें हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी प्लेनेट पर जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आज की इस एपिसोड में हम आपको सौरमंडल के ग्रहों का एक छोटा सा टूर कराने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मरकरी हमारे सौरमंडल का पहला और सबसे छोटा ग्रह है। इसका डायमीटर 4880 किलोमीटर है, जिस वजह से इसका साइज पृथ्वी का मात्र 40% ही है। सूर्य से एक्सट्रीमली नजदीक होने के कारण इस पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो सौरमंडल में कहीं और नहीं देखी जा सकती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मरकरी का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। अगर आप इस प्लेनेट पर जाएंगे तो दिन के समय आपको 430 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेलना पड़ेगा। यह इतना गर्म है कि अगर आपके पास एक प्रोटेक्शन सूट ना हो तो आप कुछ ही सेकंड्स में जलकर खत्म हो जाएंगे। दिन में इतना हाई टेम्परेचर हैंडल करने के बाद बारी आएगी रात के टेम्परेचर को झेलने की। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि मरकरी की रातें इतनी ठंडी होती हैं कि कई बार टेम्परेचर -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो करीब -180 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर एवरेज टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस रहता है। मरकरी की सतह पर आपको इससे 4 गुना ठंडा टेम्परेचर झेलना पड़ेगा। अगर हमें किसी एस्ट्रोनॉट को इस प्लेनेट पर भेजना है तो उन्हें एक ऐसा स्पेस सूट पहनना होगा जो इस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को मैनेज कर पाए। दिन में वह सूट सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेगा ताकि एनर्जी को दूसरे कामों के लिए स्टोर किया जा सके। जैसे जैसे प्लेनेट पर रात होनी शुरू होगी, वह सूट स्टोर की गई एनर्जी से हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा ताकि एस्ट्रोनॉट की बॉडी को जमने से रोका जा सके। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के अलावा एस्ट्रोनॉट को एक रेडिएशन शील्ड की भी जरूरत पड़ेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मरकरी ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले 7 गुना ज्यादा सनलाइट पड़ती है। इस सनलाइट के साथ रेडिएशन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, जो कैंसर का कारण बन सकती है। इससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट को एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत पड़ेगी जो इस रेडिएशन को शरीर में जाने से ब्लॉक कर पाए। नासा EMU यानी एक्स्ट्रा व्हीकुलर मोबिलिटी यूनिट नाम के स्पेस सूट को ऑलरेडी इस्तेमाल करता है, जो एस्ट्रोनॉट्स को लो लेवल रेडिएशन से बचाकर रखता है। यह मरकरी की इंटेंस रेडिएशन से बचने के लिए तो काफी नहीं है, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जाए तो उस इंटेंस रेडिएशन को भी ब्लॉक किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इन सारे फीचर्स को एक ही स्पेस सूट में इंस्टॉल किया जा सकता है ताकि वह अकेला ही टेम्परेचर, रेडिएशन और मरकरी के हार्श वातावरण से एस्ट्रोनॉट को बचा पाए। सूर्य के एक्सट्रीमली नजदीक होने के कारण मरकरी की रोटेशनल स्पीड बहुत धीमी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मरकरी का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका एक साल मात्र 88 दिनों का होता है। यानी मरकरी पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। जहाँ पृथ्वी पर एक साल में 365 दिन होते हैं, वहीं मरकरी पर 2 सालों में एक दिन होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस प्लेनेट के पोल्स पर कुछ बहुत ही गहरे क्रेटर्स प्रेजेंट हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन गड्ढों में वाटर आइस मौजूद है, जिससे एक्सट्रैक्ट करके ब्रीदिंग और फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह गड्ढे इतने गहरे हैं कि इन तक सूर्य की रेडिएशन और रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण यहाँ मौजूद बर्फ सॉलिड फॉर्म में ही बनी रहती है। वैसे तो हम इंसानों का मरकरी ग्रह पर जाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि इसे अपनी कॉलोनी बनाने से हम बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें जिससे हम मरकरी पर स्टोर हुई सोलर एनर्जी को पृथ्वी तक ट्रांसफर कर पाएं, तो यह ग्रह हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो सकता है। ऐसा करने के लिए हमें या तो ऐसे स्पेस सूट बनाने पड़ेंगे जो मरकरी की हर डेंजरस चीज को हैंडल कर पाएं, या हमें ऐसे रोबोट्स डिजाइन करने होंगे जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक हों और बिना इंसानी मदद के काम कर पाएं। जब तक इन दोनों में से कोई एक चीज पॉसिबल नहीं हो जाती, तब तक हम मरकरी ग्रह पर जाना तो दूर, वहां जाने के सपने भी नहीं देख सकते। वीनस यानी शुक्र ग्रह अपने खतरनाक वातावरण के लिए बहुत फेमस है। इसे हेल प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर की कंडीशन बिल्कुल नर्क जैसी है। आप में से ज्यादातर लोग यह जानते ही होंगे कि यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास एक बहुत मोटा वायुमंडल है। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाली सारी गर्मी को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, जिससे इसका तापमान मरकरी से भी ज्यादा हो जाता है, जो सूर्य के काफी नजदीक मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुक्र ग्रह का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 467 डिग्री सेल्सियस है। एक अंदाजे के लिए आपको बता दूं कि इतने टेम्परेचर पर लेड जैसे ठोस मेटल भी पिघलने लगते हैं। इस एक्सट्रीम टेम्परेचर के अलावा शुक्र ग्रह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा है।
अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ग्रह के अंदर मौजूद हवा के प्रेशर को कहते हैं। जब आप एक ग्रह की सतह पर खड़े होते हैं तो आपके ऊपर हवा का भार होता है। यह भार कितना है यह उस ग्रह में मौजूद हवा की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। वीनस ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 92 गुना ज्यादा है। इतना प्रेशर फील करने के लिए आपको पानी में 3000 फीट गहराई में जाना होगा। पानी में ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर नीचे आपके ऊपर जितना प्रेशर प्रेजेंट होगा उतना ही प्रेशर शुक्र ग्रह की सतह पर भी मौजूद रहता है। यही कारण है कि इस ग्रह पर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। इस ग्रह के अंदर जाने के लिए भी हमें एक ऐसे स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए। शुक्र ग्रह की भी टेम्परेचर कंडीशंस बिल्कुल मरकरी जैसी ही है, इसलिए जिन चीजों की जरूरत हमें मरकरी ग्रह पर पड़ेगी वही चीजें यहाँ पर भी काम आएंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुक्र के वायुमंडल में एंटर करते हुए एस्ट्रोनॉट को सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश देखने को मिल सकती है। जिस तरह से पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है वैसे ही वीनस पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें से ज्यादातर बारिश जमीन तक नहीं पहुंच पाती और ऊपरी वायुमंडल में ही खत्म हो जाती है। इस एसिडिक बारिश के अलावा वीनस का सरफेस भी काफी टॉक्सिक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह में लावा की नदियां मौजूद हैं जो कई बार ज्वालामुखियों द्वारा रिलीज की जाती हैं। वैसे तो इस प्लेनेट के ज्यादातर ज्वालामुखी अब शांत पड़ चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ अभी भी एक्टिव हैं। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि वीनस पर मौजूद सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट की हाइट का है। मार्ट मोन्स नाम का यह ज्वालामुखी करीब 8 किलोमीटर लंबा है, जो एक समय पर काफी एक्टिव भी हुआ करता था। जैसा कि आप अभी तक समझ ही चुके होंगे कि इस प्लेनेट पर रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि इस चीज को भविष्य में मुमकिन बनाया जा सकता है। दरअसल इस प्लेनेट की लावा से बनी सतह के ऊपर एक ऐसा जोन मौजूद है जहां टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल पृथ्वी जितना होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक यह जोन सरफेस से करीब 50 किलोमीटर ऊपर है, यानी अगर हमें यहाँ पर रहना है तो हमें फ्लोटिंग सिटीज का निर्माण करना पड़ेगा। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक वीनस को एक्सप्लोर करना हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रह को स्टडी करने से हमें प्लैनेटरी इवोल्यूशन की जानकारी मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक वीनस को पृथ्वी के पास्ट स्वरूप की तरह दिखते हैं। एक समय हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल ऐसी ही हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें होने वाली चेंजेस ने इसे हैबिटेबल बना दिया। अगर हम वीनस पर स्टडी करते हैं तो हम पृथ्वी के पास्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं, जो कई मायनों में हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन सीधी सी बात है कि अभी हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम शुक्र के एक्सट्रीम वातावरण में अपने आप को सस्टेन कर पाएं। इंसान तो दूर बल्कि इस ग्रह के वातावरण में स्पेसक्राफ्ट भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि वीनस पर सबसे लंबा टिकने वाला स्पेसक्राफ्ट मात्र 2 घंटे 7 मिनट तक सरवाइव कर पाया था। वेनेरा 13 नाम का वह स्पेसक्राफ्ट रूस द्वारा सेंड किया गया था और डीएक्टिवेट होने से पहले उसने शुक्र के वातावरण की कई तस्वीरें शेयर की थी, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मार्स। खैर, मरकरी और वीनस के बाद बारी आती है हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह की। जिस तरह से मरकरी और वीनस एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह भी काफी ज्यादा मेल खाते हैं। पृथ्वी का वातावरण और यहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, यह तो हम जानते ही हैं। इसलिए आइए बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल हमारे सौरमंडल का सबसे प्रॉपरली एक्सप्लोर्ड प्लैनेट है। इसे स्टडी करने के लिए अभी तक करीब 50 मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर नासा द्वारा भेजे गए हैं। 2024 के डेटा के मुताबिक इन 50 स्पेसक्राफ्ट्स में से 11 अभी भी ऑपरेशनल हैं, यानी वो अभी भी मार्स को स्टडी कर रहे हैं। अगर सालों की रिसर्च को एनालाइज किया जाए तो उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि एक समय पर मंगल हमारी पृथ्वी से काफी सिमिलर हुआ करता था। वहाँ का वातावरण, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और यहाँ तक कि मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल आज की पृथ्वी जैसी हुआ करती थी। लेकिन कई अरब साल पहले कुछ नेचुरल चेंजेस की वजह से मंगल की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, जिससे उसका वायुमंडल भी नष्ट होने लगा। धीरे धीरे उसकी सतह पर मौजूद पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में जाने लगा और मंगल सूखा पड़ गया। आज इसे एक बंजर ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इस पर मौजूद नदियां सूख चुकी हैं और इसका वायुमंडल बहुत ही पतला हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल का 95% वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है, जो हमारी पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक मानी जाती है। इस पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है, जिस कारण हमारे लिए यहाँ सांस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि नासा के वैज्ञानिक ऑलरेडी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके कई ट्रायल्स भी किए जा चुके हैं जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम मंगल पर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार अगर ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाए तो मार्शियन टेम्परेचर को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे तो मंगल का एवरेज टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस है,
लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि इसके इक्वेटर रीजन में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कोइंसिडेंस की बात यह है कि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस ही है, यानी हम मंगल के इक्वेटोरियल रीजन में आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि दिन में टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हमें किसी खास स्पेस सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम मंगल की सतह पर बिना किसी प्रोटेक्शन के घूम फिर पाएंगे। दरअसल भले ही मंगल ग्रह का टेम्परेचर काफी नॉर्मल हो, लेकिन इस पर रेडिएशन लेवल आमतौर पर काफी हाई रहते हैं। इस रेडिएशन से बचने के लिए हमें एक प्रोटेक्टिव स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जो हमें कैंसर जैसी खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बचाकर रखेगा। इसके अलावा मार्स पर एक और चीज का बहुत बड़ा खतरा रहता है, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। हम बात कर रहे हैं डस्ट स्टॉर्म्स की। मंगल पर आने वाले तूफान काफी विशाल होते हैं। ये अपने साथ सिर्फ तेज हवाएं ही नहीं बल्कि बहुत सारी धूल भी लाते हैं। अगर एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट के इस तूफान में खड़ा हो जाए तो उसे सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तूफानों में मौजूद पार्टिकल्स उसके स्पेसशिप को भी खराब कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि धूल जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी मशीन्स में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि आईएसएस के एस्ट्रोनॉट्स को ब्रेड और बिस्किट जैसी चीजें अलाउ नहीं की जाती। जब वे इस ब्रेड और बिस्किट को खाते हैं तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जो आईएसएस की मशीनरी में जाकर उसे खराब कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेशल तरह के स्नेक्स डिजाइन किए जाते हैं ताकि उनसे आईएसएस में कोई भी दिक्कत ना हो। बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज की माने तो आने वाले 50 सालों में मंगल हमारा नेक्स्ट घर हो सकता है। इससे पहले हम अपने चांद को कॉलोनाइज करेंगे ताकि हम पृथ्वी से बाहर की लाइफ के चैलेंजेस को समझ पाएं और उनके सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएं। मंगल पर रहने के लिए हमें स्पेशल बेस बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर टेम्परेचर, रेडिएशन और तूफानों का कोई भी खतरा नहीं होगा। यही बेस धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते जाएंगे और हम इंसान मंगल की ज्यादातर लोकेशंस को कैप्चर कर लेंगे। यह चीज सुनने में बहुत ही आसान लगती है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। यही कारण है कि हमें मंगल तक जाने में इतना लंबा समय लग रहा है। जुपिटर एंड सैटर्न। खैर, मंगल ग्रह के बाद बारी आती है हमारे सौरमंडल के दो सबसे बड़े ग्रहों की, यानी जुपिटर और सैटर्न। जैसा कि आप अभी तक समझ ही चुके होंगे कि यह दोनों प्लैनेट्स भी एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं। इन दोनों का वायुमंडल मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। जहां जुपिटर के वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन और ऑलमोस्ट 9.9% हीलियम है, वहीं शनि ग्रह का वायुमंडल 96% हाइड्रोजन और 3% हीलियम से बना हुआ है। बचे हुए 1% में दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर। यह दोनों ग्रह एक स्पेशल कैटेगरी के हैं, जिसे गैस जाइंट्स कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ऐसे ग्रह होते हैं जिनका साइज तो बहुत विशाल होता है, लेकिन इनकी फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ गैस से हुई होती है। यही कारण है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट इन ग्रहों पर जाएगा तो उसे लैंड करने के लिए कोई भी जमीन नहीं मिलेगी। अगर हमें इन ग्रहों पर रहना है तो वीनस की तरह यहाँ भी फ्लोटिंग सिटीज का निर्माण करना होगा। वैसे तो यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन समझने के पर्पज से हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। इस स्पेस स्टेशन को एक ऐसी हाइट पर रखना होगा जहां यह तूफानों से सेफ रह पाए। मंगल ग्रह की तरह जुपिटर और सैटर्न पर भी बहुत विशाल तूफान आते हैं और उनकी रफ्तार 500 से 1800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह रफ्तार किसी भी स्पेस स्टेशन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है और ऐसा करने में से मात्र कुछ सेकंड्स का ही समय लगेगा। जुपिटर और सैटर्न के अंदर का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ही आप इन ग्रहों में एंटर करेंगे, चारों तरफ आपको सिर्फ बादल ही बादल दिखाई देंगे। यह बादल इन ग्रहों के ऊपरी एटमॉस्फेयर को फॉर्म करते हैं, जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। जैसे जैसे आप ग्रह में अंदर जाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ने लगेगी और इन बादलों का वजन भी ज्यादा होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपके ऊपर इतने बादल प्रेजेंट होंगे कि उनका प्रेशर आपको कुछ सेकंड्स में ही क्रश कर देगा। अगर आपको याद हो तो 2023 में टाइटन नाम की एक सबमर्सिबल प्रेशर की वजह से पानी के नीचे कोलैप्स हो गई थी। जुपिटर और सैटर्न के अंदर भी कुछ ऐसा ही प्रेशर मौजूद रहता है। बस फर्क इतना है कि यह प्रेशर टाइटन पर पड़ने वाले प्रेशर से कई लाख गुना ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इस प्रेशर को झेल लेते हैं तो आप इन ग्रहों के कोर तक पहुंच जाएंगे। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन दोनों प्लैनेट्स का कोर पृथ्वी से करीब 2 गुना बड़ा है और मेनली बर्फ और रॉक का बना हुआ है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बर्फीले कोर का तापमान 10,000 से 24,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जो सूर्य की सतह से भी 5 गुना ज्यादा है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि जब यह कोर बर्फ का बना हुआ है तो आखिर यह इतना गर्म कैसे हो सकता है। दरअसल यह सब फिजिक्स का कमाल है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में यह तो पढ़ा ही होगा कि किसी भी लिक्विड को ठंडा करने पर वह बर्फ बन जाता है। जब आप किसी लिक्विड को ठंडा करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उनके बीच की डिस्टेंस इतनी कम हो जाती है कि वह लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने का एक और तरीका होता है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। जब आप किसी लिक्विड पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। बिल्कुल टेम्परेचर की ही तरह प्रेशर भी इन मॉलिक्यूल्स को इतना पास ले जाता है कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जुपिटर और सैटर्न के कोर पर वायुमंडल में मौजूद गैसेस का बहुत हैवी प्रेशर रहता है। इस हैवी प्रेशर की वजह से वहां बर्फ का निर्माण हो जाता है, लेकिन यही प्रेशर एक्सट्रीम हीट भी क्रिएट करता है जिससे उस बर्फ का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यही कारण है कि इन ग्रहों के केंद्र में 24,000 डिग्री सेल्सियस पर भी बर्फ प्रेजेंट रहती है। वैज्ञानिक अभी भी इन प्लैनेट्स की इनर लेयर्स को स्टडी कर रहे हैं। ऐसा करना काफी मुश्किल माना जाता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद बादल टेलीस्कोप की विजन को ब्लॉक करते हैं। लेकिन यह बात तो निश्चित होकर कही जा सकती है कि इन ग्रहों पर रहना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। इनका एक्सट्रीम वातावरण हमें कुछ ही सेकंड्स में मौत के घाट उतार देगा और हमें इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक इन प्लैनेट्स से ज्यादा इनके मून्स में इंटरेस्टेड हैं। वह बताते हैं कि इन ग्रहों पर भले ही अच्छी कंडीशंस ना हो, लेकिन इनकी चांद काफी हैबिटेबल साबित हो सकते हैं। यह चांद हमेशा अपने प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हैं जिससे इन्हें सूर्य की रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा कुछ चांद अपने प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण की मदद से एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। इस चीज को टाइडल हीटिंग कहा जाता है और इससे जुपिटर के चांद आयो में कई बार ऑब्जर्व किया जा चुका है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यूरोपा, जो जुपिटर का ही एक मून है, काफी हैबिटेबल हो सकता है। कुछ इनडायरेक्ट रिसर्चेज में यह पाया गया है कि इसकी सतह के नीचे करीब 100 किलोमीटर गहरा समुद्र मौजूद हो सकता है। हैरानी वाली बात तो यह है कि यह समुद्र पानी से बना हुआ है और इसका तापमान भी काफी नॉर्मल बताया जाता है। वैसे तो इस चांद का एवरेज टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस है और इस पर ऑक्सीजन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह आगे चलकर हमारे लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। ऐसे ही शनि ग्रह का चांद टाइटन भी काफी हैबिटेबल बताया जाता है। इसकी 100 किलोमीटर मोटी सतह के नीचे एक लिक्विड ओशन मौजूद हो सकता है। अच्छी बात यह है कि बाकी मून्स की तरह इस चांद के पास एटमॉस्फेयर की कमी नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्चेज में यह पाया गया है कि इस चांद का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से भी 1.5 गुना मोटा है। यह एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और मीथेन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चांद पर जाते हैं तो आपको किसी प्रेशर सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अपने ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर और थर्मल सूट जरूर काम आएगा। नासा और ईएससी जैसी बड़ी स्पेस एजेंसीज इन मून्स पर कई स्पेसक्राफ्ट्स को भेज रही हैं ताकि इनके वातावरण के बारे में और जानकारी इकट्ठा की जा सके। इनमें से ज्यादातर मिशंस 2030 के बाद ही अपनी टारगेट लोकेशंस पर पहुंच पाएंगे, जिसके बाद हमें इन मून से जुड़ा डेटा मिलना शुरू होगा। यूरेनस एंड नेपच्यून। खैर आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सौरमंडल के आखिरी 2 ग्रहों के बारे में, यानी यूरेनस और नेपच्यून। इन दोनों ग्रहों को आइस जाइंट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी इनर लेयर्स बर्फ से बनी हुई है। हैरानी वाली बात यह है कि गैस जाइंट्स की तरह इनके पास भी कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती। अगर आप इनमें से किसी भी प्लेनेट पर जाएंगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ बर्फीले बादल ही नजर आएंगे। यह बादल आमतौर पर अमोनिया और मीथेन के बने होते हैं, जो कई केसेस में हम इंसानों के लिए टॉक्सिक हो सकती है। यूरेनस हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा प्लेनेट है और इसका एवरेज टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस है। यह टेम्परेचर इसके ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है, जहां बर्फीले तूफान भी नोटिस किए जा चुके हैं। वैसे तो यूरेनस नेपच्यून के मुकाबले सूर्य से काफी नजदीक है, लेकिन इसके बावजूद यह उससे कई डिग्री ठंडा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरेनस का केंद्र पूरी तरह से शांत पड़ चुका है, वहीं नेपच्यून के केंद्र में अभी भी एक्टिविटी नोटिस की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपच्यून अपने कोर से इतनी हीट रिलीज करता है जितनी सूर्य भी उसे नहीं प्रोवाइड कर पाता। लेकिन इस हीट का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इस पर कोई भी इंसान जिंदा रह पाएगा। नेपच्यून पर सौरमंडल के सबसे तेज तूफान आते हैं, जिनकी स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह दुनिया की सबसे तेज कार से भी 5 गुना तेज रफ्तार है, जो किसी भी चीज को चुटकियों में तबाह कर सकती है। गैस जाइंट्स की तरह इन आइस जाइंट्स में भी हमें प्रेशर और टेम्परेचर से जुड़ी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। यह दोनों ग्रह भले ही बहुत इंटरेस्टिंग हों, लेकिन इन पर किसी भी एस्ट्रोनॉट को भेजना उसकी मौत को इनवाइट करने जैसा होगा। इन प्लैनेट्स में घुसते ही यह तेज तूफान उस एस्ट्रोनॉट के शरीर को कई टुकड़ों में तोड़ देंगे और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी तक आप यह तो क्लियरली समझ चुके होंगे कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा कोई भी सेफ प्लैनेट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको किसी एक ग्रह की सैर पर जाना होता तो आप किस ग्रह को चुनते? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।